1200 साल पहले पारसी पर्शिया से भारत आए। क्यों? और कौन थे वो राजा जिसने पारसियों को अपने यहां शरण दी थी? नमक, अलमारी और कपास, इन तीन चीजों में क्या कॉमन है? एक जमाने में भारत में इन तीन चीजों को बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों के नाम थे टाटा, गोदरेज और वाडिया। ये तीनों नाम एक ही समुदाय से आते हैं, पारसी समुदाय, जो असल में ज़ोरास्ट्रियन नाम के एक धर्म को मानने वाले लोग हैं। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक, जिसका इतिहास ईसा से भी जीसस से भी 2000 साल पुराना है। इन लोगों को भारत में पारसी कहा गया। क्यों? चलिए जानते हैं। पहले पारसी शब्द का मतलब जानते हैं। यह शब्द पर्शिया से निकला है। पर्शिया यानी आज का ईरान, और पारसी यानी पर्शिया के लोग। पारसियों की कहानी शुरू होती है 7वीं सदी से। साल 641 तक 641 तक पर्शिया में ज़ोरास्ट्रियन धर्म के लोग बहुसंख्यक हुआ करते थे, मतलब बहुत ज्यादा आबादी थी उनकी। ठीक इसी समय पर अरबों ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया और इस क्रम में वो पर्शिया पहुंचे। पर्शिया पर सैसानी वंश का राज था। अरबों से युद्ध में पर्शिया के शासक यज़्देगिर्द शहरयार की हार हुई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार डाला गया। लिहाजा धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए ज़ोरास्ट्रियन लोगों ने पर्शिया से पलायन शुरू कर दिया। यह पलायन अगली कई सदियों तक चला और इस दौरान 18,000 शरणार्थियों का एक जत्था भारत भी पहुंचा, मतलब एक 18,000 की कम्युनिटी। पारसियों के इतिहास के बारे में ज्यादा किताबें नहीं हैं। अधिकतर बातें किस्सा संजान नाम की एक कविता से ली गई हैं, जिसे दस्तूर बहमन कैकोबाद नाम से एक पारसी पुजारी थे, उन्होंने लिखा था। कैकोबाद सन 1600 के आसपास गुजरात के नवसारी में रहा करते थे। लंबे समय तक किस्सा संजान महज एक लोक कथा मानी जाती थी, लेकिन हाल में हुए पुरातत्व सर्वेक्षण इसके प्रमाणिक होने की तरफ इशारा करते हैं। तो जानते हैं किस्सा संजान के बारे में। किस्सा संजान एक कविता है। इसकी शुरुआत होती है साल 641 में हुए नेहावंद के युद्ध से, जिसमें ईरान के अंतिम सैसानी बादशाह यज़्देगिर्द की हार हुई थी और पर्शिया अब अरबों का राज हो गया। हालांकि पर्शिया के कुछ राजकुमार अभी भी विद्रोह कर रहे थे। उन्होंने पर्शिया के खुरासन प्रांत को अपना ठिकाना बनाया था, जहां उनके साथ ज़ोरास्ट्रियन शरणार्थी भी रहने लगे। ये शरणार्थी कुछ 100 साल तक खुरासन में रहे। किस्सा संजान के अनुसार इसके बाद ये लोग 8वीं सदी में भागकर होर्मुज चले गए। होर्मुज को 30 साल तक अपना ठिकाना बनाने के बाद उन्हें यहां से भी भगा दिया गया। यहां से इन लोगों की भारत तक की यात्रा शुरू हुई। शरणार्थियों का पहला बेड़ा 8वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचता है, जहां ये लोग शुरुआती 19 साल तक दीव को अपना घर बनाते हैं। दीव के बाद ये बेड़ा पहुंचता है गुजरात। किस्सा संजान के अनुसार दीव से गुजरात की यात्रा में इन लोगों को भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान से बचने के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते रहे और वादा करते हैं कि अगर ईश्वर ने उन्हें बचा लिया तो वे आतश बहरम की अगियारी यानी एक मंदिर बनाएंगे। ज़ोरास्ट्रियन धर्म में आतश बहरम पवित्र आग को कहा जाता है, जिसे इस धर्म में सबसे ऊंचा स्थान हासिल है। किस्सा संजान के अनुसार इसके बाद तूफान रुक जाता है और ये लोग गुजरात के वलसाड पहुंच जाते हैं। यहाँ इन लोगों को पारसी कहा जाता है। गुजरात के एक स्थानीय शासक, जिनका नाम जदी राणा था, वे इन पारसियों को अपने राज्य में शरण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन 4 शर्तों के साथ। पहली शर्त, वे स्थानीय रीति रिवाज अपनाएंगे। दूसरी शर्त, वो स्थानीय भाषा बोलेंगे। तीसरी शर्त, वे स्थानीय लोगों जैसे ही कपड़े पहनेंगे। चौथी शर्त, पारसी कभी हथियार इकट्ठा नहीं करेंगे। ये शर्तें मानने के बाद पारसियों ने अपने लिए एक नया शहर बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा संजान। संजान पर्शिया के उस शहर का नाम था जिसने खुरासन में इन लोगों को पनाह दी थी।
आधुनिक समय में ईरान में इस शहर का नाम सिंदन है। संजान की स्थापना के साथ साथ उन्होंने यहाँ पवित्र आग का एक मंदिर भी बनाया। आगे कहानी कहती है कि आने वाले समय में पारसियों में आपस में कुछ दिक्कतें भी शुरू हुई। मसलन पारसियों के बीच आपस में यह बहस छिड़ने लगी कि आतश बहरम का मुख्य पुजारी कौन होगा। पारसियों में पुजारी ही न्यात करता है, इसलिए अलग अलग इलाकों में क्षेत्राधिकार को लेकर अड़चने आने लगी। अंत में फैसला हुआ कि पारसी अपने इलाके को 5 हिस्सों में बांट लेंगे। इन हिस्सों को 5 पंथक कहा गया। हर पंथक पर एक पुजारी परिवार होता था जो अपने क्षेत्र के फैसले करता था, और आतश बहरम का पुजारी भी इन्हीं में से चुना जाता था। इन आंतरिक छोटे मोटे झगड़ों के अलावा कई सदियों तक पारसी शांति से रहे। फिर 13वीं सदी के अंत में एक बड़ी घटना हुई। जनरल अलफ खान नाम के एक मिलिट्री कमांडर ने संजान पर हमला बोल दिया। हिस्सा संजान के अनुसार यह हमला सुल्तान महमूद ने किया था, जो संभवतः महमूद अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। अलफ खान के खिलाफ पारसियों ने पहली बार हथियार उठाए, लेकिन युद्ध के दूसरे दिन ही उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजन संजान पर अलफ खान का कब्जा हो गया और पारसियों को एक बार फिर अपने स्थान को छोड़ना पड़ा, वहां से बेदखल होना पड़ा। उन्होंने पवित्र आग को अपने साथ लिया और बच्चों और औरतों को लेकर बहरोट की पहाड़ों में चले गए। यहाँ 12 साल तक छुप कर रहने के बाद उन्होंने वनसडा को अपना नया ठिकाना बनाया। यहाँ किस्सा संजान अपने आखिरी चैप्टर में पहुंचता है। आखिर में जिक्र आता है कि पवित्र अग्नि को लेकर पारसी नवसारी चले गए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पारसियों के भारत आगमन की इस कहानी का एकमात्र सोर्स किस्सा संजान नाम की कविता है। सालों तक इसे महज लोक कथा मानते आए थे लोग, लेकिन 2002 से 2004 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की। यहाँ इस खुदाई में मिट्टी के पश्चिम एशियाई बर्तन, पश्चिम एशियाई कांच और मुद्राएं मिली हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ रहने वाले लोग ईरान से थे या उनका संबंध ईरान से था। पश्चिम एशियाई मतलब वेस्टर्न एशियन। इस बात की पुष्टि कोंकण के चिंचानी गांव में मिली तांबे के 5 प्लेटों से भी होती है, जिनसे पता चलता है कि 10वीं और 13वीं शताब्दी में यहाँ पारसियों की मौजूदगी थी और संजान में उनका एक बंदरगाह था। बहरहाल किस्सा संजान की कहानी 13वीं सदी पर आकर खत्म हो जाती है। इसके आगे की बात दूसरे ऐतिहासिक सोर्सेस से पता चलती है। आतश बहरम साल 1741 तक नवसारी में रही, लेकिन फिर एक विवाद के चलते इसे गुजरात के दूसरे इलाके उडवाड़ा में स्थापित कर दिया गया। आज की बात कहें तो वर्तमान यानी साल 2024 में भी ये उडवाड़ा में ही स्थापित है। यहाँ पारसियों का एक बड़ा मंदिर है। इस पवित्र आग को पारसी ईरान शाह कहकर बुलाते हैं, जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है। आज भी पारसी हर धार्मिक अनुष्ठान या शादी ब्याह से पहले यहाँ पूजा करने जरूर आते हैं। भारत में 17 अगस्त को पारसी नया साल मनाया जाता है, जिसे जमशेदी नवरोज भी कहते हैं। इसी दिन प्राचीन फारस के राजा शहंशाह जमशेद ने पारसी कैलेंडर की शुरुआत की थी। फारस यानी पर्शिया। पारसियों का धर्म असल में ज़रथुस्त्र पंथ कहलाता है, जो एक ईश्वरवाद का सबसे पुराना धर्म है, ऑल्सो नोन एज ज़ोरास्ट्रियनिज्म। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर ज़रथुस्त्र थे। 7वीं सदी में इस्लाम धर्म के उदय होने से पहले तक ज़रथुस्त्र साम्राज्य और धर्म कई शताब्दियों तक स्थापित रहा था, लेकिन इस्लामी लड़ाकों के फारस पर्शिया पर हमले के साथ ही इस साम्राज्य और धर्म दोनों पर संकट की शुरुआत हो गई। उन्हें फारस से खदेड़ा जाने लगा। उनके मूल स्थान पर ही वे सुरक्षित नहीं थे। फारस में पारसियों के लिए पहले की तरह अपना ज़रथुस्त्र पंथ या जीवन जीने के लिए मजदायसना और अपनी जिंदगी दोनों को सुरक्षित रखना जरूरी था, लेकिन वो इस्लामिक हमले के शिकार होने लगे थे। इस्लाम के उदय के साथ फारस में पहले की तरह उनका रहना नामुमकिन हो गया था। मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर ने अपने कमांडर खालिद इब्न वालिद को
पारसियों के पास ये ऑफर देकर भेजा, इस्लाम कबूल लो और सुरक्षित रहो, या जजिया चुकाओ और तुम और तुम्हारे लोग हमारे संरक्षण में आ जाएंगे, नहीं तो जो भी होगा उसके लिए तुम खुद दोषी होगे। उमैयद खलीफा के वर्चस्व के समय में अगले 2 दशकों में ही हजारों पारसियों को काट दिया गया या फांसी दे दी गई। जब अरब कमांडर साद इब्न वकास ने फारस की राजधानी पर कब्जा किया तो सभी गैर इस्लामी किताबें, पुस्तकालय जला दिए गए और फारस, पर्शिया को एक इस्लामिक राज्य बना दिया गया और वहाँ शरिया कानून लागू हो गया और पर्शिया 2 दशकों में हो गया ईरान। पारसियों का पहला जत्था 17 नवंबर को संजान पहुंचा था, इसलिए उस तारीख को वे संजान दिवस मानते हैं। पारसियों की सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने भारत और भारतीयता को आत्मसात कर लिया है, मतलब वो अच्छे से घुल मिल गए हैं। ना तो उन्हें किसी का धर्म परिवर्तन कराकर अपने समुदाय में मिलाने की दिलचस्पी है और वो अपने धर्म और अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए आज भी उतने ही समर्पित हैं जितने कि 1000 वर्ष पहले पर्शिया छोड़ने के वक्त में थे। यही नहीं, भारत की इतनी बड़ी आबादी में मामूली प्रतिनिधित्व होने के बावजूद इस समुदाय ने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया है और ये सच में गौरव की बात है। इस वक्त देश में लगभग 60,000 पारसी रहते हैं, लेकिन ये आर्थिक रूप से जितने संपन्न हैं उतने ही शिक्षित भी हैं। इस समुदाय के लोग देश के अग्रणी उद्यमी हैं, बड़े कानूनवादी, सैन्य बलों में भी इनकी मौजूदगी और गहरी छाप पड़ी है। इस सब का मतलब है इस समुदाय के लोग, इस क्लैन के लोग बहुत ही विजनरी हैं, बहुत ही जुडिशियल हैं और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी इनका बहुत नाम है। देश में पारसी समुदाय के अनेकों लोगों ने देश का गौरव बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। इनमें पहला नाम जमशेद जी टाटा का लिया जा सकता है, जिन्हें आधुनिक भारतीय उद्योगों का पितामह कहा जाता है। उन्होंने ही टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। जे.आर.डी. टाटा या जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा देश के पहले पायलट थे जिन्हें हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिला था। इन्होंने 1932 में 1932 में देश के पहले एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जो कि 1946 में एयर इंडिया बना। फील्ड मार्शल सैम मॉनेक शॉ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के सबसे प्रमुख चेहरे रहे। जब भारत ने बांग्लादेश को मुक्त करवाया था, ये देश के पहले मिलिट्री ऑफिसर बने जिन्हें फील्ड मार्शल का दर्जा मिला। उद्योगपतियों में टाटा घराने से ही एक और नाम रतन नवल टाटा का आता है। इसी तरह विज्ञान की दुनिया में होमी जहांगीर भाभा का नाम आता है, जिनकी कोशिशों से देश में परमाणु कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। भारतीय सेना में योगदान देने वाले एक और पारसी समुदाय के जाबाज आर्दशेर बुरजोरजी तारापोरे का नाम भी शामिल है, जिनके पूना हॉर्स रेजिमेंट ने 1965 के युद्ध में अपने रण कौशल का परिचय देते हुए सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के करीब 60 टैंकों को नष्ट किया था। इस वीरता के बीच उन्हें शहादत मिली। भारत में पारसी समुदाय के बहुत से लोगों ने मिलकर इस देश के व्यापार को बदल दिया है। इसमें कई नाम हैं। पहला नाम आता है टाटाज, दूसरा नाम आता है आदर्शिर गोदरेज, तीसरा नाम ब्यारमजी जीजो भॉयस्क, चौथा नाम पलोनजी शाहपुरजी मिस्त्री, पांचवा नाम नुस्ली नोविल वाडिया, छठवां नाम साइरस एस पूनावाला। टाटा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बात करते हैं गोदरेज के बारे में। 1868 में मुंबई में एक पारसी ज़ोरास्ट्रियन परिवार में जन्मे अर्देसिर एक लॉ के छात्र थे, लेकिन जैसा कि वो पेशे में दिलचस्पी नहीं रखते थे, उन्होंने एक रसायनज्ञ की दुकान में सहायक के रूप में काम करना शुरू किया और सर्जिकल उपकरणों के निर्माण की दिशा में रुचि ले ली, जो उनका पहला व्यवसाय भी बन गया। गोदरेज नाम वो है जिससे भारतीय परिचित है, जिसने हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अपने विभिन्न उत्पादों का उपयोग किया है। सेफिस तिजोरी, जिन उत्पादों का उन्होंने उत्पादन शुरू किया था, उनमें से एक इतना लोकप्रिय हो गया था कि इंग्लैंड की रानी ने 1912 में अपनी भारत की यात्रा के दौरान स्पेशली उस सेफ को मंगाया था यूज करने के लिए। और सेफ यानी गोदरेज
भारत में तो हैं ही लोकप्रिय। बायरमजी जीजो भाई एस्क एक बहुत प्रसिद्ध पारसी में से एक है, जो मुंबई में बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। मतलब इंस्टीट्यूशंस बहुत से बनाए हैं इन्होंने। बायरमजी जीजो भाई कॉलेज और बायरमजी जीजो भाई मेडिकल कॉलेज 2 कॉलेज हैं जिन्हें उन्होंने स्थापित किया था। बायरमजी जीजो भाई प्रॉपर्टीज लिमिटेड मुंबई के शीर्ष 5 सबसे बड़े भूस्वामी में से एक है। भूस्वामी का मतलब है रियल एस्टेट बिजनेस वाले। पलोनजी शारपुरजी मिस्त्री ये भारतीय मूल के आयरिश अरबपति निर्माण मैग्नेट थे। ये शारपुरजी पलोनजी समूह के अध्यक्ष और टाटा समूह के एक महत्वपूर्ण शेयर धारक भी थे, मतलब शेयर होल्डर थे। 1 जून 1929 को बॉम्बे में जन्मे मिस्त्री एक प्रमुख निर्माण कंपनी शारपुरजी पलोनजी के मालिक हैं। नुस्ली नेविल वाडिया समूह के अध्यक्ष, उनकी कंपनी एफएमसीजी और वस्त्र जैसे विभिन्न उद्योगों में शामिल है। 1962 में 1962 में नुस्ली ने एक प्रशिक्षु के रूप में बॉम्बे डाइंग में प्रवेश किया था, मतलब इंटर्न के रूप में। 26 साल की उम्र में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से नुस्ली ने कंपनी के 11% शेयर्स इकट्ठा कर लिए। उन्होंने कर्मचारियों को अपनी बचत को संयोजित इकट्ठा करने और शेयर खरीदने के लिए राजी किया ताकि बिक्री को रोका जा सके। 1977 में नुस्ली ने अपने पिता को कंपनी का अध्यक्ष बनाया। आज वाडिया ग्रुप के अंडर में बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटानिया, नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड जैसी और भी कंपनीज हैं। साइरस एस पूनावाला समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं, चेयरमैन एंड फाउंडर। समूह में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, द बिगेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। घोड़े के ब्रीडर सोली पूनावाला के बेटे पूनावाला ने 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। आपको पता है, पारसी धर्म में अंतिम संस्कार में शवों को ना तो हिंदुओं की तरह जलाया जाता है और ना ही मुस्लिम और ईसाई धर्म की तरह दफनाया जाता है। पारसी समुदाय में मौत के बाद व्यक्ति के शव को टावर ऑफ साइलस पर रखा जाता है। ये गोलाकार ढांचा होता है, इसे दखमा भी कहते हैं। यहां शव रखने के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए 4 दिन प्रार्थना की जाती है। इस प्रार्थना को अरंध कहते हैं। यहां रखे शव को गिद्ध खाते हैं। यह पारसी समुदाय की परंपरा का हिस्सा है। पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करना माना गया है। पारसी धर्म में माना जाता है कि मृत शरीर अशुद्ध होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसलिए शवों को जलाना या दफनाना धार्मिक नजरिए से पूरी तरह से गलत है। और इससे स्कैवेंजर्स, जो वल्चर्स, जो गिद्ध होते हैं, उनको खाना भी मिल जाता है। देश में पारसियों की संख्या लगातार कम हो रही है। भारत सरकार की तरफ से पारसियों की संख्या बढ़ाने को लेकर जियो पारसी स्कीम भी शुरू हो गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जियो पारसी योजना के तहत पारसी पुरुष और महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए ऑनलाइन डेटिंग और काउंसलिंग पर जोर दिया जा रहा है। हर साल औसतन 200 से 300 बच्चों की जन्म की तुलना में औसतन 800 लोगों की मृत्यु होती है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के मुकाबले बहुत खराब स्थिति है। तो इसे बढ़ाने के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है। Rhythm correct? This is not a soup song, it's a group song. I'm a Maharashtrian Zoroastrian. तो ये था अबाउट पारसीज इन इंडिया। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आपको कुछ नई चीज पता चली और आप चाहते हैं कि आपके जैसे और लोग ऐसे नॉलेज इकट्ठा करें, तो प्लीज शेयर दिस एपिसोड विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लाता रहता हूं, so don't forget to tune into India Unveiled podcast, available on all leading platforms. I'll see you soon in the next episode. Till then, take good care of your health. This is Rakesh signing off from India Unveiled. Thank you for listening. Good thoughts, good words, good deeds is what we believe. We are the life of the party. Our uniqueness makes most people happy. I'm proud to be